बिहार में बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। 16 से 20 तक है। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या बिहार दरोगा या कोई भी तैयारी, ये जो क्लास है इसका करंट आपके लिए बड़े लाभ का होगा। शुरू करने के पहले दोस्तों मैं बता दूं कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और एक्स यानी ट्विटर, ये सब इसी नाम से है। अगर आप पढ़ने के लिए हमारा कोई चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से यूट्यूब और फेसबुक चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको यही प्रश्न जो है वीडियो के रूप में मिलेगा और इसको सब्सक्राइब करके इसको जो है थोड़ा फैलाइए भी, जिससे कि बिहार के लोगों को जो है लाभ ज़्यादा मिले। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ते हैं तोमर ग्लोबल एजुकेशन के, तो वहाँ आपको ये पीपीटी के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ भी सलाह मशवरा पढ़ाई के लिए करना चाहते हैं तो आपके को मैं नंबर दे रहा हूँ अपना 9427253077। इस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। एक, लघु वित्त बैंक का उद्देश्य युवा उद्यमियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। दूसरा, इसका विनियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तीसरा, लघु वित्त बैंकों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। अब आइए, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी केवल 2, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट में सार्वजनिक नहीं होगा, वो आगे पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों, पहले कि ये प्रश्न क्यों सेट हुआ है, तो 6 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन का विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। तो इसलिए हमने ये प्रश्न सेट किया है। अब आइए आगे, ये है लघु बैंक और ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आइए, भारत में लघु वित्त बैंकों की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराना, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, असंगठित क्षेत्र सहित आबादी के वंचित वर्गों को बैंकिंग सेवा और ऋण उपलब्धता कराना। और यही देखिए, ये लाइन के कारण ये गलती हो गया कि लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक लिमिटेड कंपनी है, सार्वजनिक नहीं है। और एक जरा जान लें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो यूपीआई क्या है? मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लेन देन के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का व्याख्या है। अब आइए 17वां क्वेश्चन देखें दोस्तों। नहीं, हाँ 17वां। अब ये कथन कारण का सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्ष 2014-24 के दौरान भारत के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस से प्राप्त हुआ है। कथन 2, भारत के रक्षा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। अब आइए, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है।
कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। और डी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अब आइए, आंसर है सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने लगभग 667 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2014 से 24 का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को आकर्षित किया है। ये एक घटना है जिस पर कि ये प्रश्न बनाया गया है। तो देखिए तो जरा, वर्ष 2014-24 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा मॉरिशस से आया है 25%, सिंगापुर से आया है 24%, संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है 10%, नीदरलैंड से आया है 7% और जापान से आया है 6%। अब ज़रा एक बार नक्शा भी देख लें तो अच्छा रहेगा। ये है मॉरिशस, ये है अपना यहाँ पर सिंगापुर, फिर देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ जर्मनी, एक तरफ बेल्जियम, ऊपर नीदरलैंड, और ये रहा आपका जापान। ये आपने यहाँ पर देखा। अब आइए, किन किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकतम आकर्षण रहा है। तो भारत के अधिकतम निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र, ये रहा सेवा क्षेत्र। फिर आगे बढ़िए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र। फिर आगे बढ़िए, ये है आपका दूरसंचार क्षेत्र। फिर आगे बढ़िए, ये है व्यापार क्षेत्र, ये देखिए ये रहा। फिर और आगे बढ़िए तो ये देखिए, ये है आपका निर्माण और विकास क्षेत्र। इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। और ये है ऑटोमोबाइल क्षेत्र, और ये है हमारा केमिकल और फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश आया है। भारत में कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI के लिए खुले हैं। मतलब रक्षा क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पे नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 16 हो गया, 17 हो गया, 18। एक बार हम फिर यहाँ पर कहेंगे दोस्तों कि तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से जो YouTube चैनल और Facebook चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए और उसको थोड़ा सा शेयर करिए। यहाँ आपको हमारा वीडियो मिलेगा। और तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ आपको ये PPT मिलेगा। और इंस्टाग्राम और ट्विटर भी तोमर ग्लोबल एजुकेशन के नाम से। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं पढ़ाई के कुछ बातों को लेकर, तो मेरा नंबर है 9427253077। आइए अब जरा 18वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, विडॉलरीकरण देशों को अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है। कथन 2, डॉलर को अचानक त्यागने से घरेलू मुद्राओं को विनिमय दर में उतार चढ़ाव, महंगे ऋण आदि जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। अब कहता है कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। और डी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है।
आंसर है बी। लेकिन देखिए कि ये क्यों हमने पूछा है। तो पहले आरबीआई के गवर्नर का इस पर स्टेटमेंट क्या आया। तो 6 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि डॉलरीकरण की दिशा में कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। अब आइए देखें कि ये क्या है। अब एक बयान अमेरिका के राष्ट्रपति का आ गया 20 जनवरी को, ट्रंप का, कि 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि यदि ब्रिक्स और उसके सहयोगी देश अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने वाला मुद्रा पेश करते हैं तो वे 100% टैरिफ लगा देंगे। ये और हम लोग भी डॉलरीकरण क्यों कर रहे हैं, तो भारतीय व्यापार को जोखिम से मुक्त करना है। जैसे मान लीजिए कि हम एक अमेरिका से कोई चीज़ मंगा के यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उसको जो है पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक उदाहरण बता रहे हैं कि $1 बराबर अगर 80 है रुपया, तो मान लीजिए कि हमको 80 लाख रुपया का माल मंगाना है। तो हम 80 लाख रुपया आज रखे थे, उनको $1 लाख का हम दे दिए ऑर्डर की कल पेमेंट करेंगे। अभी नोट कर लीजिए। अब कल जब पेमेंट करने गए तो पता चला इतना बड़ा नहीं भागता है, लेकिन $1 बराबर 81 रुपया हो गया। तो अब तो कहेगा कि 81 लाख रुपया दीजिए। तब हम यहाँ मान लीजिए कि 75 लाख रुपया का माल का लिए हुए हैं ऑर्डर और 5 लाख रुपया प्रॉफिट को देख करके वो काम कर रहे थे। ये तो घट के 4 लाख हो जाएगा, कहे कि अब तो हमको उनको जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये जोखिम से मुक्त करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए क्या कहता है। कहता है उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है। ऑब्लिक हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। आंसर है ए, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि क्या कहते हैं, वित्त मंत्री हैं। अब ये प्रश्न क्यों हम इतना इजी सेट किए हैं, तो ये देखिए 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई। क्या दिक्कत है इसमें, 53वीं भी हुआ होगा, 52वीं भी हुआ होगा और 56वीं भी होगा। इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं ऐसे जिस कारण से ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, इस पर जीएसटी 5% कर दिया गया, इसकी सिफारिश की गई। ये है काली मिर्च, काली मिर्च पर से जीएसटी हटा दिया गया। फिर आइए, ये है वाउचर, तो कहता है वाउचर के लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं होगा। और जीएसटी काउंसिल के बारे में जान लीजिए कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 279A को स्थापित किया गया और उसमें जीएसटी काउंसिल की स्थापना की गई है। अब आइए इसका संरचना। तो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व या वित्त प्रभारी इसके सदस्य होते हैं। वित्त एवं कराधान के प्रभारी मंत्री इसके सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य सरकार का नामित कोई अन्य मंत्री जो है इसके सदस्य हो सकते हैं। अब आइए, कहता है परिषद की संरचना में मतदान का अधिकार माना केंद्र के प्रतिनिधियों में 1/3 और राज्य में जो है 2/3, लेकिन जब दोनों को मिलाइएगा तो 75% 3/4 होना चाहिए। अब आइए जरा आगे बढ़ें। अब है 20वां क्वेश्चन, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, भारत में सर्वप्रथम 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। अप्रत्याशित लाभ कर भारत सरकार सभी प्रकार के उद्योगों पर लगाती है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2022-23 की तुलना में अप्रत्याशित कर में वृद्धि हुई है। अब आइए, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए अब जरा हम लोग आगे देखें, आखिर ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, इसकी व्याख्या है कि इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है। 2 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के बाद घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और जेट ईंधन, डीजल, पेट्रोल के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर समाप्त कर दिया। मतलब बाहर से लाइएगा तब तो लगेगा, अपने देश से अगर कच्चा माल को जो है रिफाइन करके विदेश में भेज रहे हैं तो आपको ये नहीं लगेगा। अब आइए जरा देखें, यही है एक विंडफॉल टैक्स का फोटो। अब भारत में ये कब लगा था? तो भारत में प्रथम बार देखिएगा जरा, 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था। ये किस पर लगता है? तो भारतीय तेल रिफाइनरियों पर लगाया गया, जो विदेशों से कच्चा तेल मंगा करके और उसको रिफाइन करके विदेश में बेच देते थे, उस कंपनियों पर लगाया गया। अब जरा हम लोग आगे देखें कि इसको क्यों ख़त्म कर दिया गया। तो पिछले कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के कीमतों में स्थिरता है। दूसरा, 24-25 में 22-23 के तुलना में टैक्स कम आया। तीसरा, घरेलू कच्चे तेल उत्पादक जो हैं वो कर रहे थे विरोध कि हम अगर निर्यात करते हैं तो हमको नुकसान हो जाता है। और पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी और भारतीय निवेशकों के बीच एक अनिश्चितता थी कि वहाँ कब दाम बढ़े घटे, तो इस कारण से, और हाँ प्लस ये टैक्स लग गया है, अगर इनकम ज़्यादा होगा तो टैक्स भी ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये था कारण। तो दोस्तों आज जो है आप 16 से लेकर के 20 तक और इकोनॉमिक्स पार्ट को करंट में पढ़े। अगले फिर वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।